students, welcome to Dakshina classroom. Now FST paper number 1, question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? कंसिडर टू सेट्स ए बोला गया है P by Q है वेयर P and Q आर को प्राइम ऑड इंटीजर्स. P and Q बोथ क्या है? ऑड इंटीजर्स. ठीक है, को प्राइम है. बी में क्या बोला है? P प्लस 1 अपॉन में Q और यहाँ पर P Q आर ऑड इंटीजर्स. P और Q यहाँ भी दोनों ऑड है. ठीक है, तो फंक्शन f है a टू r, g b टू r आर बोथ डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर x a टू r, सेट a टू r और g ऑफ x है x पावर मॉड x b टू r. मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो सेट a से आएंगे और इधर जो एलिमेंट आएंगे वो सेट b से आएंगे. ठीक है, सॉरी. ए पार्ट में बोला है f ऑफ 1/3, f ऑफ 1/3, तो 1/3 रख दो. f ऑफ 1/3 इंटू जी ऑफ -2/3 पूछा है किसके बराबर. तो 1/3 पावर 1/3 और g पावर -2/3, तो ये हो जाएगा x की जगह -2/3 और x मॉड x हो जाएगा 2/3. ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है वो हमें देखना है. तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी है? 1/3. यहाँ पर -2 निगेटिव है तो पहले क्या होगा? स्क्वायरिंग होगी, देन पावर 1/3 है. सिंपल पावर का खेल है यहाँ पर. तो 2/3 को ऐसे लिख सकता हूँ. तो ये हो गया आपका 2 पावर 2/3 अपॉन में 3 पावर 2/3. तो ये कहानी हो गई 2 पावर 2/3 अपॉन में 3. तो हमें प्रूफ करना था कि ये इसके बराबर है क्या. तो बिल्कुल सही है. इसको लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर पावर 1/3. 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4, तो उसका क्यूब रूट डिवाइडेड बाय कितना है? 3. तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया. ठीक है, नाउ सेकंड ऑप्शन, g ऑफ x इज एन इवन फंक्शन. g ऑफ x, g ऑफ -x क्या होगा? -x पावर मॉड x. ठीक है, और g में क्या रख रहे हैं हम? b. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है. -x मॉड x. अब मॉड x जो है, ध्यान से सुनिएगा, p और q क्या है? ऑड है. तो p प्लस 1 क्या हो गया? इवन. तो इवन अपॉन में q क्या है? ऑड. तो इसको हम लिख सकते हैं -x पावर इवन और उस पूरे की पावर 1 ऑड. मतलब p प्लस 1 इवन हो गया और ये ऑड हो गया. तो -1 पावर x इवन. इवन तो क्या हो जाएगा? x दे देगा. तो x पावर क्या हो गया? इवन बाय ऑड अगेन. चलो मॉड लगा लो. इसमें मॉड लगा, इसमें मॉड लगा. तो ये कहानी फिर से g ऑफ x के बराबर आ गई क्या? यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो p और q मान लो कुछ वैल्यू लेके देख लो, 3 और 5 लेके देख लो. तो ये जो है -1 x पावर इवन आएगा, जैसे हमने यहाँ किया -2 पावर -2/3 पावर 2 फिर पावर 1 फिर उसी पावर 1/3. तो ये इवन, ये माइनस साइन गायब हो गया ना, ऐसे ये भी होगा. तो g ऑफ x के बराबर आ गया, मतलब ये भी इवन फंक्शन हो गया. तो ये भी ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया. क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट सी पार्ट में क्या बोला देखो. सी पार्ट में बोला f ऑफ 1 प्लस g ऑफ 2. f ऑफ 1 प्लस g ऑफ 2. तो f ऑफ 1 पावर 1 g ऑफ 2 पावर 2. सिंपल क्वेश्चन है ये. तो 5 हो गया ये. तो क्या ये भी करेक्ट हो गया क्या? तो बिल्कुल सही है. नाउ डी ऑप्शन, g ऑफ -6/5. g ऑफ -6/5. तो -6/5 पावर 6/5 मॉड लगा है तो माइनस गायब हो जाएगा और इसकी होल पावर है 5/2 माइनस g ऑफ 4/5. 4/5 पावर 4/5 और होल पावर क्या दे रखा है? 15/4 माइनस f ऑफ 3/5. 3/5 पावर 3/5 और होल पावर दे रखा है 5. क्या ये वैल्यू 1 के बराबर है क्या? तो हमें ये निकालना है. ठीक है, तो यहां से ये माइनस पावर 6 है तो ये साइन हट जाएगा. तो ये हो गया 6/5. 5 कैंसिल हो गया तो पावर आ गई 3 माइनस
यहाँ 4/5, यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3, तो 4/5 पावर 3 माइनस यहाँ 5 कैंसिल हो गया, तो 3/5 पावर हो गया ये 3। ठीक है, तो नीचे आ गया 5 क्यूब दैट इज 125, इधर हो गया 6 क्यूब, ठीक है, तो 6 का क्यूब 36 इंटू 6, 216 माइनस 4 का क्यूब 64 माइनस 3 का क्यूब 27, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है निकल के, तो 216 माइनस 1 91/125, ये वैल्यू हो गई 5 to 1/25, सो दिस इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी आर ए बी एंड सी सच दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, देन हमें यहाँ पर b/c बताना है कि 2/3 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 2 से छोटा है, या 3/2 से। यहाँ पर b/c के बारे में पूछा गया है। अब ये जो है एबीसी ट्रायंगल की साइड से, तो दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा होगा, तो ये हो सकता है, और ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है, 3 चीजें हो सकती है। अब पूरी कहानी जो ऑप्शंस देखो, इसमें बी और सी में लाना है, मतलब ए को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ ए को रख दो आप 2b माइनस सी, तो 2b माइनस सी प्लस बी ग्रेटर देन सी, तो यहाँ से हो जाएगा 3b ग्रेटर देन 2c, सो दैट मीन्स b/c, सी पॉजिटिव होगा, बी और सी पॉजिटिव होंगे क्योंकि साइड से ट्रायंगल की, तो b/c आ गया ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, यहाँ से a को रख दो आप 2b माइनस सी, क्योंकि पूरी कहानी b और c में चाहिए, तो a को रख दिया 2b माइनस सी, तो यहाँ से आ गया 2c ग्रेटर देन b, तो b/c यहाँ से आ गया 2 ग्रेटर देन b/c। यहाँ पर a को रख दिया 2b माइनस सी प्लस c ग्रेटर देन b, तो c कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 2 ग्रेटर देन b, तो बिल्कुल ये तो सही होता ही है। तो आपके पास b और c में ये दो रिलेशन आ गए, b/c इज ग्रेटर देन 2/3 एंड b/c इज लेस देन 2, दैट इज ऑप्शन ए एंड सी इज योर आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, z1 z2 z3 are any three roots of the equation z power 6 is equal to z plus 1 power 6, then argument of z1 minus z2 upon z2 minus z3 can be equal to, okay, तो हमने क्या किया, सबसे पहले z पावर 6 से डिवाइड किया, मतलब z कैन नॉट बी इक्वल टू 0, z0 इसको सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है, तो z प्लस 1 अपॉन में z पावर 6 इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1/z क्या आ गया 1 पावर 1/6, तो इसका nth रूट हम जानते हैं ये क्या होता है, e पावर आयोटा 2k पाई बाय n दैट इज 6, तो यहाँ से 1/z आ गया -1 प्लस e पावर आयोटा k पाई बाय 3, k यहाँ पर क्या होगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो k हमने 0 रखा तो कोई मतलब नहीं है, 0 रखने पे क्या जाएगा -1 प्लस 1 0, 1/z इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, तो k हमने रखा 1, k 1 रखेंगे तो 1/z किसके बराबर आ गया -1 प्लस पाई बाय 3, तो cos 60 हाफ प्लस आयोटा √3/2, सो दिस इज इक्वल्स टू -हाफ प्लस √3 आयोटा बाय 2, k हमने 2 रखा, k 2 रखा तो 1/z किसके बराबर आ गया -1 2 पाई बाय 3, तो cos 2 पाई बाय 3 -हाफ प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय 3 इज √3/2, तो ये हो गया -3 प्लस √3 आयोटा बाय 2, के हमने रखा 3, के यदि 3 रखा तो 1/z इज इक्वल टू -1, और ये कितना हो गया आयोटा पाई, ये वैल्यू होगी -1, तो यहाँ से z कितना आ गया -हाफ के बराबर। ठीक, अच्छा यहाँ से z -हाफ आया, यहाँ से 1/z आया था, तो z कितना हो जाएगा 2 अपॉन में -1 प्लस √3 आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 1 4, ठीक है, यहाँ से z हो जाएगा 2 अपॉन में -3 प्लस √3 आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो 2 अपॉन में 9 + 3 12, और इधर हो जाएगा -3 माइनस √3 आयोटा, और यहाँ से z कितना है -हाफ, तो इसको हमने बोल दिया
Z1, इसको बोल दिया Z2, इसको बोल दिया Z3, कोई भी 3 रूट लेना है तो Z1 Z2 Z3 ले लिया, ठीक है। अब हमने निकाल लिया Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z2 माइनस Z3, ठीक है। तो ये आपका किसके बराबर आएगा वो हम बात कर रहे हैं। तो Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z2 माइनस Z3, Z1 ये हो गया, तो ये हो गया -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 माइनस ऑफ माइनस हाफ प्लस हाफ डिवाइडेड बाय Z2 माइनस हाफ माइनस Z3 माइनस Z3 माइनस साइंस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/6 प्लस √3 आयोटा बाय 6, तो ये हो गया हाफ। इधर से भी तो ये पूरी कहानी आ गई -√3 आयोटा बाय 2, और ये कहानी आ जाएगी, ये कैंसिल हो गया, इधर से भी माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा √3 आयोटा बाय 6, तो ये किसके बराबर आ गया, -3 के बराबर, ठीक है। अब मैं Z2 माइनस Z1 अपॉन में Z3 माइनस Z2 निकालूं तो भी यही आएगा। अब मान लो इसको मैं इंटरचेंज कर दूं, उसने तो बोला है कोई भी 3 रूट हो सकते हैं Z1 Z2 Z3, अब मान लो Z3 इसको ले लूं मैं, तो आप ध्यान से देखो कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है वो एक कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z2 माइनस Z3 ये किसके बराबर आ रहा है, -3 या फिर कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। तो इसके यदि आर्गुमेंट की हम बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ कांस्टेंट, यदि k पॉजिटिव हुआ, k यदि पॉजिटिव हुआ तो एंगल बिटवीन देम इज 0, और यदि k नेगेटिव हुआ तो एंगल बिटवीन देम इज पाई। तो कहने का मतलब यहाँ उस पर यह हुआ कि जितने भी रूट आएंगे इसके इस इक्वेशन के, वो सारे के सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि उनके बीच का Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3, इनके बीच का जो एंगल है Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z3, इनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री है या फिर पाई डिग्री है। तो जितने भी इसके रूट है ध्यान से समझना, ये वेक्टर लूं मैं और ये वेक्टर लूं तो इसके बीच का एंगल 0, ये वेक्टर लिया और ये वेक्टर कंसीडर कर लिया तो कितना एंगल आ गया, पाई। तो कहने का मतलब ये है कि आर्गुमेंट जो होगा Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z3 कोई भी 3 रूट से इस इक्वेशन के, तो वो होगा उनके बीच का एंगल 0 या फिर पाई। आगे बात समझिए, या आप इसको याद भी रख सकते हो कि इसके जो भी रूट आएंगे सारे कोलिनियर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला देखो, if foci of an ellipse be -1, 2 and -2, 3 and its tangent at a point A is this 2x plus 3y plus 9 is equal to 0. Length of the minor axis of the ellipse will be coordinate of the point A, distance between the foci, product of the perpendicular from foci to any tangent is 56. Okay. ellipse है, स्टैंडर्ड ellipse तो नहीं है, तो फोकाई है -1, 2, एक फोकस ये है, दूसरा है -2, 3, और कोई भी पॉइंट ए है उस पर जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो हमें दे रखी है, क्या दे रखी है वो 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ए पार्ट बोला लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स विल बी 2√14। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जानते हैं कि फोकाई से आपने परपेंडिकुलर डाला टेंजेंट पे, मान लो इसको बोला डिस्टेंस d1, दूसरे फोकाई से उसी टेंजेंट पे उसी सेम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाला, उसको बोला हमने डिस्टेंस d2, तो d1 और d2 का प्रोडक्ट क्या होता है, सेमी माइनर का स्क्वायर। तो मेजर एक्सिस की लेंथ हमने मान ली 2a, माइनर एक्सिस को बोल दिया 2b, तो d1 d2 मतलब फोकाई से किसी भी टेंजेंट में डिस्टेंस का प्रोडक्ट सेमी माइनर एक्सिस का जो लेंथ होती है उसका स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर होगा। तो d1 d2 -2, 3 से इसकी डिस्टेंस किसके बराबर होगी, तो b स्क्वायर आ जाएगा आपका, -2, 3 से डिस्टेंस, तो -4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 30 d2 -1, 2 से, तो ये हो गया -2 प्लस 6 प्लस 9 अपॉन में √30, तो b स्क्वायर आपका आ गया 9 9 18, तो 14 अपॉन में √13, और इधर हो गया 15 13 अपॉन में √13, तो ये कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर आ गया 14 के बराबर। तो
तो बी आ गया √14 के बराबर। अब ए पार्ट में आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, तो वो हो जाएगा 2b, तो दैट इज इक्वल टू 2 √14। ये आपका ए पार्ट हो गया। और तो डी पार्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट इज 56। डी पार्ट गलत हो गया, डी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। उसने क्या बोला है डी में, प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट, वो बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, और बी स्क्वायर कितना है 14, तो आंसर शुड बी 14, बट यहाँ क्या दे रखा है 56, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ये है, तो इससे इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 2AE के बराबर, तो 2AE कितना होगा 1 + 1 दैट इज √2। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई किसके बराबर होगा √2 के बराबर होगा, तो यहाँ क्या दे रखा है 2√2, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया, तो ए सही है। अब कौन सा बचता है आपके पास, बी ऑप्शन, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए विल बी, ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए विल बी, ओके। तो ये जो पार्ट है इसको हम कई तरीके से देख सकते हैं, एस एस एस, ये फोकस ले लिया एस और एस डेस, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y + 9 = 0, हमें ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए निकालना है, ठीक है। क्या इस इलिप्स की इक्वेशन आपसे बोला जाए तो आप लिख सकते हो क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, हमें बी पता है, तो ए यहां से निकाल लेंगे, अरे ए यहां से इसको स्क्वायर करेंगे तो 4a² किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर, और a² क्या होगा a² - b², पता है तो a आ गया, तो मेजर एक्सिस की लेंथ भी आ गई, माइनर एक्सिस की लेंथ भी आ गई, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो आपको मेजर एक्सिस की इक्वेशन पता चल जाएगी, और इन दोनों का मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा, तो ये पर इसका जो स्लोप होगा m, तो इसका स्लोप -1 है, और किस पॉइंट से पास होगी ये मिड पॉइंट से, तो माइनर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की इक्वेशन भी आ गई। तो हम जानते हैं कि माइनर एक्सिस, किसी पॉइंट से माइनर एक्सिस पे लेंथ का स्क्वायर अपॉन में सेमी मेजर का स्क्वायर प्लस मेजर एक्सिस, किसी पॉइंट से मेजर एक्सिस की लेंथ अपॉन में माइनर सेमी माइनर का स्क्वायर = 1। तो यहां से आपके पास इलिप्स की इक्वेशन आ गई, और इलिप्स और हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका और क्या कर सकते हो कि ए पॉइंट आप ले लो कुछ एच कॉमा के, एच और के निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आएगी कि इसको सेटिस्फाई करेगा, और दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी कि हम जानते हैं इलिप्स के लिए PS + PS', पी कोई भी इलिप्स पे पॉइंट है, PS मतलब फोकस से डिस्टेंस, फोकस एस से, PS' मतलब फोकस एस से डिस्टेंस, उन दोनों का सम किसके बराबर होगा 2a के बराबर। तो एच और के में वहां से एक इक्वेशन आ गई, एक यहाँ से, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। या फिर एक और बड़ा अच्छा तरीका है, ध्यान से सुनिएगा, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स की जानते हो, हम जानते हैं कि यहां से कोई भी रे इल्यूमिनेट हो, रे यहां से कोई इमर्ज होगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होती है, यहां से। तो कहने का मतलब है कि ये टेंजेंट है, तो जो नॉर्मल है इसका, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्या ये बात समझ में आती है, ये मान लो नॉर्मल है, ये टेंजेंट था, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, सिंपल प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो मैंने एस डैश एक जो मान लो इस फोकस की मैंने इमेज ली टेंजेंट में, तो मान लो वो इमेज कुछ ऐसी आ रही है, ऐसे मान लो, ठीक है। एस डैश की इमेज टेंजेंट में मान लो वो एस डबल डैश हो गया, तो ये जो टेंजेंट आपका बनेगा, ध्यान से सुनना हुए, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, ये कॉमन है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बनेगा ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट होगा, होगा ना। तो ये और ये लेंथ भी सेम होगी, ओके। अब देखो ध्यान से समझना, ये अल्फा अल्फा लिया हमने, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, अरे ये पूरा टेंजेंट है,
टेंजेंट भी तो बाइसेक्ट करता है, याद आ रहा है कुछ? तो ये मान लो मैं थीटा लेता हूं तो ये भी थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, ये बाइसेक्ट करेगा तो ये भी थीटा होगा। तो आप यहां से यहां तक देखो, कहां से कहां तक, एस से एस डबल डेस को जो हमने ज्वाइन किया उसमें पॉइंट ए था, ठीक है। ये क्या बताया जा रहा है अभी समझ में आएगा। ये ऐसे एक नॉर्मल निकला है, फिर एक एस डेस को ज्वाइन किया है और ये टेंजेंट है। तो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। और यहां देखो ये दोनों एंगल इक्वल थे, तो ये जो है अल्फा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस थीटा, ये 180 डिग्री होगा। मतलब थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा शुड बी पाई, मतलब 2 टाइम्स ऑफ थीटा प्लस अल्फा कितना होगा, पाई। अरे कुछ समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल सेम होंगे तो ये दोनों एंगल भी सेम होना पड़ेगा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, ये वाला एंगल, तो ये अल्फा अल्फा, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, क्योंकि टेंजेंट भी बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा क्यों? क्योंकि दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल थीटा है तो वो भी थीटा ही होगा। तो यहां से यहां तक देखो ये एंगल कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा थीटा और 2, तो ये जो है ये किसके बराबर है, पाई के बराबर। तो कहने का मतलब है कि एस और एस डबल डेस और ए जो पॉइंट है तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है, तीनों कोलिनियर पॉइंट है। तो ए पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करें, हमें टेंजेंट की इक्वेशन तो पता है, 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एस हमें पता है, फोकस, फोकस कितना है, -2, 3। तो ये दूसरा फोकस जो है -1, 2 की इमेज इस टेंजेंट में निकाल लेते हैं। वो मान लो एस डबल डेस आ गया अल्फा, बीटा, तो एस डबल डेस आ गया आपका अल्फा, बीटा, क्या हो गया ये अल्फा, ये अल्फा, बीटा क्या होगा, एस डेस की इमेज टेंजेंट में, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन करके हम लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो एक पॉइंट इस टेंजेंट का और इसका पॉइंट ऑफ इंटर, मतलब ये टेंजेंट और एस डबल डेस को आप ज्वाइन करोगे तो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका हो गया पॉइंट ए। आगे बात समझ। ना क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है भाई, 5 में बोला गया है, लेट A1 A2 A3 A4 आर इन GP इफ द HM ऑफ A1 A2 इज 12 and that of A2 A3 is 36, then okay, ABCD ऑप्शन में सभी A1 A2 A3 हमें A4 फाइंड आउट करना है, ठीक है। A1 A2 A3 A4 एक GP बना रहे हैं और A1 A2 का HM, तो 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 अपॉन में A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 12 एंड दैट ऑफ A2 A3, तो 2 A2 A3 अपॉन में A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 36। ओके, ये एक जीपी है, तो मान लो कॉमन रेशो आर है, तो A1 A2 को हम लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं R टाइम्स ऑफ A1, ये हो जाएगा R स्क्वायर A2, ये हो जाएगा R क्यूब R स्क्वायर A1, ये हो जाएगा R क्यूब A1 A4, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ A1 A2, तो 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 आपका हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2R A1 का स्क्वायर अपॉन में A1 प्लस A2, तो A1 कॉमन आया तो 1 प्लस R इज इक्वल टू 12। सो दिस इंप्लाइज A1 कैंसिल हो गया एक, तो 2R A1 इज इक्वल टू 12 1 प्लस R। यहां से 2A2 A3, तो ये हो जाएगा आपका 2R क्यूब A1 का स्क्वायर अपॉन में A2 प्लस A3, तो यहां से कॉमन आएगा R A1 1 प्लस R इज इक्वल टू 36। तो यहां से कैंसिल हुआ ये और बचा स्क्वायर, तो ये हो गया 2R स्क्वायर A1 इज इक्वल टू 36 1 प्लस R। इन दोनों को डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, तो ये तो हो गया 3, 36 बाई 12 3, और इधर आ गया R बचा, तो R आपका हो गया 3। यदि R 3 हो गया तो किसी एक में रख दो, यहाँ रख दिया, R 3 रख दिया, तो ये हो गया 6 टाइम्स ऑफ A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 12 इंटू 4, तो A1 आ गया निकल के कितना 8, तो A1 8 आ गया, तो A1 A2 A3 A4 आ गया, A1 तो 8 हो गया, A2 क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 24,
A3 हो जाएगा इसका स्क्वायर 9 इंटू 8 72 आर क्यूब 27 इंटू 8 तो हो गया 6 और 14 2 1 6 है ना। तो ये वैल्यूज आ गई। अब देख लो भाई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 3A1 माइनस A2 तो 24 माइनस A2 वो तो 0 हो रहा है। 9A1 माइनस A3 9A1 माइनस A3 9 इंटू 8 72 माइनस 72 0 बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन ऐसे चेक कर लेंगे, ऐसे ही हम डी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इट possesses a local minimum at x is equal to 2 then for a is equal to okay f of x given है 2x minus x cube plus ln a square minus 3a plus 3 for x 0 to 2 open and x minus 6 for x greater than or equal to 2। अब इसने क्या बोला है कि 2 पर मिनिमम मिलना चाहिए, लोकल मिनिमम मिलना चाहिए। तो किस a की वैल्यू के लिए ऐसा होगा? ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकाला, ध्यान से समझना। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 माइनस 3x स्क्वायर, ये कांस्टेंट 0 ये 1 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2 एंड फॉर x ग्रेटर देन 2। ध्यान से समझिएगा, ये जो वैल्यू है 2 पर निगेटिव हो रहा है, जैसे बोले प्लस माइनस 2 0 से 2 में 2 बाय रूट 2 माइनस 3x स्क्वायर 0 कहां पर होगा? अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 पर, है ना। तो 0 से अंडर रूट 2 बाय 3 तक तो ये पॉजिटिव मतलब इंक्रीज करेगा, उसके बाद ये डिक्रीज करेगा। तो उसका कुछ ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। अच्छा 2 पर वैल्यू, अच्छा और ये क्या है x माइनस 6 स्ट्रेट लाइन है। 2 पर वैल्यू कितनी है इसकी? -4। ठीक है, ये y एक्सिस, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ये है x माइनस 6 है ना, तो -4 ये स्ट्रेट लाइन है 6 पर 0। ओके, और ये जो ग्राफ आएगा वो आएगा 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, ये पूरी कहानी है ना। 2 पर जो कहानी है वो किसके बराबर है? तो ये 0 पर 0 से यहां तक इंक्रीज करेगा। 0 पर जो भी वैल्यू आ गई, अब ये निगेटिव हो पॉजिटिव हो डिपेंड करेगा ए पर कि वो क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसमें नहीं जा रहे, आप तो सिंपली ये समझो अब तो 1 मिनट के लिए अब ऐसा समझो, इसको हटा दो, मतलब एक्स एक्सिस की पोजीशन हटा दी 1 मिनट की। तो 2 पर क्लोज कहां लगा हुआ है? यहां पर। अब 2 ओपन पे वैल्यू जो आएगी ये डिक्रीज करेगा 0 से अंडर रूट 2 बाई 3, अभी बताया मैंने, है ना, अंडर रूट 2 बाई 3 पूरा, और यहां से यहां तक ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो उसका ग्राफ मान लो कुछ ऐसा है, मान लो कुछ ग्राफ ऐसा है, और 2 पर यहां ओपन है, 2 पर वहां क्या है? ओपन है। तो हमें मतलब किससे है भाई? ये 0 पे वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है ना, हमें तो किससे मतलब है? 2 पर मतलब है। तो आप तो पूरा ग्राफ नहीं बनाओगे तो चल जाएगा, आप तो ऐसे देखो कि ये वाला जो पोर्शन है 0 से 2 पे, 2 में क्या हो रहा है? 2 पर जो वैल्यू है, और इधर जो 2 पे वैल्यू है कितनी है? -4। अब इसने क्या बोला है कि मिनिमम चाहिए, ये वैल्यू कहाँ पे, ये पॉइंट क्या है? 2, -4, है ना। आप तो ऐसे समझो ये पूरा ग्राफ, क्योंकि अब कुछ लोग सोचेंगे कि ऊपर आएगा नीचे आएगा, आपने कैसे बना दिया? अरे हमने ऐसे बना दिया कि हमें बाकी से मतलब नहीं, हमें तो 2 से मतलब है बस। ठीक है, अब 2 पर क्या चाहिए? हमें लोकल मिनिमम चाहिए। 2 पर लोकल मिनिमम चाहिए, तो ये यहाँ पर लोकल मिनिमम हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। क्या मैं ऐसा बनाऊं, यदि मान लो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, ग्राफ ऐसा आ गया, तो क्या लोकल मिनिमम मिला क्या? तो बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पर यहां पर ही वैल्यू डिफाइन नहीं है। मतलब जो मिनिमम तो आ रहा है, मतलब जो वैल्यू है इस ग्राफ के लिए डिफाइन नहीं है ना, तो मिनिमम वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, तो लोकल मिनिमम मिल रहा है। तो इस टाइप का केस होना चाहिए। तो जो 2 पर ये वाला जो पार्ट है, मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, सो एफ ऑफ 2 माइनस जो है, मतलब लेफ्ट साइड से जो अप्रोच करेगा, ठीक है, वो जो है आपका लोकल मिनिमम चाहिए। तो 2 माइनस पे जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ 2 से बड़ी होना चाहिए या फिर बराबर हो जाए।
मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ, ये ग्राफ ऐसा आ जाए, यहाँ ओपन हो जाए तो ये तो क्लोज हो जाएगा, तो भी लोकल मिनिमम मिल रहा है आपका। ये ग्राफ ऊपर चला जाए तो भी मिल रहा है, ऐसे चला जाए तो भी मिल रहा है, ऐसे चला जाए तो भी मिल रहा है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इस केस में लोकल मिनिमम नहीं मिलेगा। तो 2 पर जो LHL है, लेफ्ट साइड से जो अप्रोच कर रहा है वैल्यू, वो f(2) पर जो फंक्शनल वैल्यू है उससे ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू, मतलब ये होना चाहिए, या फिर बराबर भी हो जाए तो भी चल जाएगा। तो 2 माइनस में वैल्यू का अप्रोच करिए, 4 - 8 तो -2, नहीं एक मिनट 2 देखा ना, तो 4 - 8 - 4 प्लस ln a² - 3a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू f(2). 2 पर वैल्यू कितनी है -4, तो ये कैंसिल हो गया। तो ln a² - 3a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज a² - 3a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया a² - 3a प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो इसके फैक्टर आ गए a - 2 एंड a - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कौन कौन से ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर a, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, तो इसका ये जो क्वाड्रेटिक है a² - 3a प्लस 3, तो 9² - 12 निगेटिव आ रहा है, मतलब ये हमेशा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब a कोई भी अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि लॉग भी डिफाइन होना चाहिए ना। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो सारे वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो यहाँ से देख लो, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 2 से बड़ा वैल्यू कोई भी चल जाएगा और 1 या 1 से छोटा वैल्यू कोई भी चल जाएगा। अब ऑप्शंस देख लो कौन कौन से ऑप्शंस है, बस काम हो गया आपका। तो 1 से 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा, और 1 या 1 से छोटा, तो 0 बिल्कुल 1 से छोटा है, 3 2 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, -1 1 से छोटा है, तो चारों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मतलब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए बस, बाकी तो उसके बाद आसान है। ठीक है, नाउ पैराग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 7 and 8। Okay, so consider the quadratic equation 2x² minus 4m plus 2 into x plus m² plus m is equal to 0. m belongs to real number. Then 7 में बोला है the number of positive integer values of m such that the equation है exactly 1 root in 2 to 3. Okay, तो 2 से 3 में exactly 1 root आना चाहिए। तो पैराबोला तो अपवर्ड, तो ये वाला केस हो सकता है या फिर ये वाला केस हो सकता है। तो इन दोनों में f(2) into f(3) का जो साइन है वो अपोजिट साइन का होना चाहिए बस। अब इसमें f(2) और f(3) नेगेटिव बोल दिया, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव हो रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट वाला केस लेने की जरूरत है। ये आपने पूरा थ्योरी में डिटेल में पढ़ा हुआ है ना, तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेंट वाली चीज हम डिसाइड देखते ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव हो रहा है तो रियल रूट तो होंगे। ठीक है, तो f(2) 2 पर वैल्यू कितनी है, 4 into 2 8 माइनस 2, तो ये हो गया 8m प्लस 4, तो -4 प्लस m² प्लस m। 3 पर वैल्यू 18 माइनस 12m माइनस 6 प्लस m² प्लस m, नेगेटिव। तो यहाँ से वैल्यू आ गई m² माइनस 7m प्लस 4, और ये वैल्यू हो गई m² माइनस 11m प्लस 12, ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इनके जो फैक्टर है वो सिंपल तो नहीं बन रहा है, ठीक है, तो सॉल्व करो। इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 7 प्लस माइनस 49 माइनस 16 y2, तो m हो गया 7 प्लस माइनस y2। ठीक है, इधर से जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 11 प्लस माइनस 121 माइनस 48/2, तो यहाँ से m आ गया 11 प्लस माइनस 121 माइनस 48, तो ये बचेगा 3, और 11 में से गया 73/2। ओके, तो इसके आपके पास 4 फैक्टर्स आ गए।
ओके, अब कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो प्लस साइन लेता हूं, तो 7 प्लस अंडर रूट 33/2 होल डिवाइडेड बाई 2, और 11 प्लस अंडर रूट 73/2, ये वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस। मान लो ये किसके बराबर हो गया आपका, 6 के बराबर, तो ये हो गया 6 पॉइंट समथिंग, है ना। और ये वैल्यू 73 है, तो 8 से बड़ा तो 19/2, तो बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब माइनस साइन हम ले, तो एक लिखा हुआ है 11 माइनस, अच्छा यदि निगेटिव साइन हम लेते हैं तो 7, मान लो 7 माइनस अंडर रूट 33/2, ये वैल्यू माइनस साइन के साथ लिया तो अंडर रूट 33 किसके बराबर होगा, 5 से 6 के बीच में, तो ये वैल्यू होगी हाफ से 1 के बीच में। और इधर यदि माइनस साइन ले हम, तो 11 माइनस अंडर रूट 73/2, ये होगा 8 और 9 के बीच में, तो 9 पे वैल्यू तो 1, और 8 पे 3/2, तो 1 से 3/2 के बीच में, तो ये वैल्यू ज्यादा हुई, तो 11 माइनस अंडर रूट 73/2 इधर के आएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, तो यहां से यहां और यहां से यहां। अब इनके बीच में हमें क्या बताना था, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू ऑफ m सच दैट द इक्वेशन है एग्जैक्टली 1 रूट। ओके, तो भाई ये वैल्यू जो हमने अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर लिखी थी, 7 माइनस अंडर रूट 33, तो 5 रखते हैं तो कितना आता है 1, 6 रखते हैं तो ये हाफ, तो हाफ से थोड़ा बड़ा मतलब 0.56 के आसपास, उससे बड़ा, ये वैल्यू 73 है ना। तो 9 रखते हैं तो 1, 8 रखते हैं तो 3/2, तो 1 से बड़ा होगा थोड़ा, मान लो 1 पॉइंट समथिंग। तो इसके बीच में पॉजिटिव इंटीजर कितना आ गया, 1, कौन सा 1। इधर रूट 30, अभी हमने देखा तो 5 रखेंगे तो 6, 6 रखेंगे तो 11, तो 5.5 के आसपास, मतलब 5.4 के आसपास, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, नहीं 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 नहीं, 5 रखेंगे तो 12/2 6, तो 6.4 के आसपास, और ये वैल्यू आ जाएगी, 8 रखते हैं हम तो ये वैल्यू आ जाएगी 19/2, मतलब 9.5 समथिंग, 9, हाँ, और 9 रखते हैं तो 10, मतलब 9.5 से ज्यादा, 9.6 मान लो, 6 है वैसे। तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आ गए, यहाँ आ रहा है आपका 7, 8 और 9, तो 3 इंटीजर इस इंटरवल में आ गया, एक इंटीजर यहाँ आ गया। पॉजिटिव इंटीजर की बात करा है तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए 1, और ये 3 4, तो आंसर इज 4, ठीक है। नाउ 8th में इसी पैराग्राफ का 8th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वैल्यूज ऑफ m सच दैट m इज ग्रेटर देन -10 and at least one root of the equation is smaller than 2. Number of negative integral values of m, ठीक है, m greater than -10 and at least one root of the equation is smaller than 2. तो यहां से बोला है कम से कम एक रूट 2 से छोटा होना चाहिए, तो यहां पर केसेस बनाएंगे, exactly one root is less than 2 and दूसरा केस बोथ रूट आर लेस देन 2। पैराबोला तो अपवर्ड है, तो इसने क्या बोला, एटलीस्ट वन रूट 2 से छोटा होना चाहिए, तो हमने केस बना लिए एग्जैक्टली वन रूट इज लेस देन 2 और बोथ रूट आर लेस देन 2। तो इसमें तो आपको कंडीशन क्या लिखनी है, f(2) शुड बी नेगेटिव। यहां पर आपको f(2) पॉजिटिव करना पड़ेगा, साथ ही साथ f(2) पॉजिटिव किया, साथ ही साथ इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, मतलब ये केस भी हो सकता है। अच्छा, इसने जो बोला है हाँ ठीक है बिल्कुल, और इसका जो वर्टेक्स है -b/2 है वो 2 से छोटा होगा। वर्टेक्स इसका जो भी आएगा कहीं भी आए उसका x कोऑर्डिनेट -b/2 है, वो 2 से छोटा होना चाहिए। और f(2) हमने कहीं निकाला है, वो ये है
एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 4 शुड बी निगेटिव। इस केस में तो निगेटिव आ गया, ठीक है। तो इस बीच में जो आपका आंसर आ गया वो आ गया, इसके लिए हमने जो निकाले थे रूट ये निकाले थे, तो क्या था 7 माइनस √33/2 से 7 प्लस √33/2। इधर f(2) पॉजिटिव चाहिए, f(2) पॉजिटिव मतलब एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो होगा इसका स्क्वायर, तो 4 2m प्लस 1 का स्क्वायर, 2 कॉमन लिया इसमें से, माइनस 4 इंटू 2 एम स्क्वायर प्लस m। तो यहाँ से 4 कॉमन आया, तो ये हो गया 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2m। तो ये कहानी आ गई 4 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। अब इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट देखूं तो वो निगेटिव आ रहा है, मतलब ये कहानी हमेशा पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमें सारे फॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m। नाउ माइनस b/2 है, माइनस b/2 हो जाएगा 4m प्लस 2 बाय 2a, तो 2 इंटू 2 4 शुड बी लेस देन 2। तो यहाँ से आ गया 4 इंटू 2 8, तो 4m प्लस 2 लेस देन 8, तो m लेस देन 6/4, तो m लेस देन आ गया 3/2। ठीक है भाई यहाँ तक। और इस केस में तो इसका और इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। इस केस में जो आएगा 7 माइनस √33/2, 7 प्लस √33/2। तो यहाँ बोला है इससे बड़ा और इससे छोटा, क्योंकि हमें कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो इससे बड़ा इससे छोटा, ये किसके लिए हमने बता दिया, इसके लिए, ठीक है। अब m क्या है 3/2 से छोटा, तो 3/2 कहाँ आएगा, इसकी वैल्यू हमने देखी थी 0.56 और ये वैल्यू 6.54, तो 3/2 इधर के बीच में आएगा, तो इससे छोटा। अब देखो इस केस से भी आंसर आ सकता है, इस केस से भी, बट इस केस से आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं आएगा, तो यहाँ से कोई भी आंसर नहीं आया। इधर से 3/2 से छोटा, ये वैल्यू किसके बराबर थी, वो 0.56 के बराबर, तो इससे छोटा। और उसने बोला था कि m -10 से बड़ा है, -10 से बड़ा, तो नेगेटिव इंटीजर्स आपके पास आ गए -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। ये सारे के सारे निगेटिव आ जाएंगे क्योंकि ये वैल्यू है 0.56, तो -1 भी आएगा उससे छोटा। तो ये कितने निगेटिव इंटीजर्स है, 9। सो योर आंसर इज बी। ओके, now next question is paragraph for 9 and 10. Okay, consider a standard ellipse whose focus and corresponding foot of directrix are √7, 0 and 16/√7, 0, and a circle with equation x square plus y square is equal to r square. If in the first quadrant the common tangent to a circle of the family and the above ellipse meets the coordinate axis in A and B, then ninth question है, if P is the variable point on the above ellipse with S S dash are the foci, then the maximum possible area of triangle PSS dash is. Okay, and 10th question is slope of the line joining AB when R is equal to 7/2. Okay, तो स्टैंडर्ड उसने क्या बोला, कंसीडर अ स्टैंडर्ड इलिप्स। ओके, ये आपका मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, ठीक है। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस दे रखा है √7, 0। उसने क्या बोला है कि स्टैंडर्ड इलिप्स लेना है, तो एक फोकस ये हुआ, तो दूसरा फोकस हो गया -√7, 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या बोला है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 16/√7, 0। ओके,
तो इलिप्स की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये किसके बराबर होता है भाई? ए बाई ई के बराबर। और ये किसके बराबर होता है? ए ई के बराबर। तो ए ई आ गया √7 के बराबर, और ए बाई ई किसके बराबर आ गया? 16 बाई √7। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर हो गया 16 के बराबर, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 4। सिंपल। ए 4 हो गया, इसको स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 7 के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ए स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। सो दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 9। ठीक है, तो बी आपका आ गया 3, बी 3 आ गया, ए 4 था तो ई आ गया √7/4। अब आगे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8। हम तो हमारे पास इलिप्स आ गया। इलिप्स की क्वेश्चन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दैट इज 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज 9 इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है P is a variable point on the above ellipse with S dash are the foci, S dash are the foci, then the maximum possible area of triangle PSS dash। ओके, P पॉइंट कोई भी ले लो आप, तो PSS dash जो ट्रायंगल बन रहा है इसका मैक्सिमम एरिया पूछा है। तो इसका मैक्सिमम एरिया बहुत ही सिंपल है। मान लो P हमने पॉइंट ले लिया 4 cos थीटा, 3 sin थीटा पैरामीटर फॉर्म में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PSS dash तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस। बेस कितना हो जाएगा? ये 2√7 के बराबर। और हाइट हो जाएगी इसका y कोऑर्डिनेट P का, दैट इज 3 sin थीटा। तो ये वैल्यू आ गई 3√7 sin थीटा। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो थीटा sin थीटा कितना हो सकता है 1। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3√7 के बराबर। तो आंसर इज सी। ठीक है, नाउ 10th में क्या बोला है? स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग ए बी किसको बोला था इसने? द कॉमन टेंजेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एंड द अबव इज कोऑर्डिनेट। स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग ए बी व्हेन r इज इक्वल टू 7/2। ओके, ये इलिप्स था और r बोला है 7/2। तो 7/2, ये लेंथ कितनी है? 3। तो 7/2 इससे ज्यादा, मतलब जो आपका सर्कल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। एक बार ढंग से बनाया जाए थोड़ा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 4, और ये कितना है? 3। तो 7/2 मतलब एक सर्कल जो होगा इसको इधर ऊपर जाएगा, बट इससे बाहर नहीं जा सकता। तो दोनों पे जो कॉमन टेंजेंट है इलिप्स पे और सर्कल पे, वो इसको ए और बी पे मीट कर रहा है। तो ए बी का हमें स्लोप निकालना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है तो ए बी का स्लोप नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और r कितना है? जो 7/2 है। तो मतलब सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर, और इलिप्स तो हमारे पास ये लिखा हुआ है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके, तो इलिप्स के लिए हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस √a² m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन प्लस माइनस लेना चाहिए, बट यहाँ प्लस लेंगे क्योंकि y इंटरसेप्ट जो आएगा वो इसका पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली हम यही कहानी सर्कल के लिए टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस r दैट इज 7/2 √1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ भी हमने प्लस साइन ही लिया, क्यों? क्योंकि दोनों ये जो लाइन ए बी है वो दोनों, ये इक्वेशन भी ये इक्वेशन भी दोनों, तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव हुआ ना, तो ये दोनों अब आइडेंटिकल लाइन हुई तो कंपेयर कर देते हैं। तो y का रेशो 1, x का रेशो 1, तो इनका रेशो भी 1, या मतलब ऐसा बोले हम दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 16 m स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट शुड बी इक्वल्स टू 7/2 √1 प्लस m स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो 64 m स्क्वायर 36, 49 m स्क्वायर प्लस 49। तो ये कहानी हो गई 15 m स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √13/15। कौन सी वैल्यू लेंगे हम? माइनस, क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? -√13/15, दैट इज ऑप्शन ए इज योर आंसर। ओके, नाउ सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 1।
गिवन एस एन जो कि समेशन ऑफ टी आर है, जनरल टर्म टी आर, एन 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो हमें फाइंड समेशन ऑफ, हमें जो निकालना है वो निकालना है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये दे रखा है 1 से लेके n तक, 1 अपॉन में r अंडर रूट टी आर। ओके, टी आर क्या है? जो एस एन सम दे रखा है उसका जो जनरल टर्म है, तो इसका जनरल टर्म हम निकाल सकते हैं आराम से। कैसे? टी आर जो होगा वो होगा एस आर माइनस वन। ठीक है, तो एस आर कितना हो जाएगा? आर यहाँ पर रख दो, इसके फैक्टर में ही बन रहा है ना, तो आर 2r स्क्वायर प्लस 9r प्लस 13 डिवाइडेड बाय 6 माइनस r माइनस 1। तो ये हो जाएगा r माइनस 1 टू r माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9r माइनस 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 6। तो नीचे आ गया 6, ये हो गया 2r क्यूब प्लस 9r स्क्वायर प्लस 13r माइनस ये कहानी हो जाएगी माइनस r माइनस 1 और ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 9r माइनस 9 प्लस 13 और ये लिखा है 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। तो 2r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 9r प्लस 5r 2 और ये हो गया 4 प्लस 2 6। तो ये हो गया 2r क्यूब 9r स्क्वायर प्लस 13r, r से मल्टीप्लाई होगा तो 2r क्यूब माइनस 5r स्क्वायर माइनस 6r माइनस माइनस प्लस, तो 2r स्क्वायर प्लस 5r प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 6। तो ये पहले तो गायब हो गया, 5 प्लस 2 3, तो ये बचेगा 6r स्क्वायर 13r 6r और 5r, तो ये हो गया माइनस r, तो 16r और कांस्टेंट बचेगा आपका 6 डिवाइडेड बाय 6। तो ये बचा r स्क्वायर प्लस ये कितना था 16r 13, ये एक मिनट 13r माइनस r 12r होगा ना, तो 6, तो 2r प्लस 1। तो ये कहानी आ गई आपके r प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये r प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये समेशन हमें निकालना है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 1 अपॉन में r, तो उसका जनरल टर्म का अंडर रूट ले लेंगे तो वो हो जाएगा r प्लस 1। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, r 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इसको लिख सकते हैं 1 बाय r माइनस 1 बाय r प्लस 1। ठीक है, 1 रखा तो 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2, 2 रखा तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, 3 रखा तो 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? 1। तो ये आंसर इज 1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है आई ऑफ n, वो दे रखा है 1 से लेके e तक x क्यूब ln x पावर n dx, where n belongs to natural number, find the value of ln 4i5 plus 5i4। ओके, i5 और i4 तो n माइनस 1, रिडक्शन फॉर्मूला। तो in यहाँ पर हम x क्यूब को इंटीग्रेट करें और इसको डिफरेंशिएट करें, तो बाय पार्ट्स लगा रहे थे, x पावर 4/4 ln x पावर n लिमिट 1 से लेके e तक माइनस इसका तो इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन x क्यूब का x पावर 4/4 और ln x का डिफरेंशिएशन तो n ln x पावर n माइनस 1 और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x dx 1 से लेके e तक। तो i n हो गया आपका, e पर ये वैल्यू 1 तो e पावर 4/4 और 1 पर वैल्यू 0 माइनस ये कहानी हो गई 1/4 x क्यूब और ये n बाहर आ गया तो n/4 x क्यूब ln x पावर n माइनस 1 dx 1 से लेके e तक। तो ये in लिखा हुआ है, तो ये हो गया e पावर 4/4 माइनस n/4। ये कहानी in माइनस 1 लिखी हुई है क्या? n को n माइनस 1 से रिप्लेस करो तो ये बनेगा क्या? तो ये 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4in इज इक्वल टू e पावर 4 माइनस n माइनस 1। इसको इधर लेके आओ तो 4 in प्लस
एन आई एन माइनस वन इज इक्वल टू ई पावर 4। अब आपसे जो पूछा गया है वो 4i5 5i4, तो n को मैं रख दूं 5, तो ये हो जाएगा 4i5 प्लस 5in 5 माइनस 1 4 इज इक्वल टू ई पावर 4। तो इसका यदि मैं ln ले लूं तो ये हो जाएगी वैल्यू 4 के बराबर। सो यह आंसर इज 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, कंसिडर सीक्वेंस fn(x) डिफाइंड एज f1x इज इक्वल टू 1 and f of n plus 1x is equals to integration of 0 to infinity e power minus tx upon में f of nt dt। इस इंटीग्रेशन के लिए x कांस्टेंट हुआ, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमें f of 8 अपॉन में f of 6 2 of 6। ओके ठीक है। तो n को सबसे पहले मैंने 1 रखा, 1 रखेंगे तो f of 2x इसके बराबर हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस टी एक्स। एन को 1 रखा तो f of 1t dt। f of 1x कितना है 1, तो f of 1t भी कितना होगा 1, तो 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस टी एक्स dt अपॉन में 1 था। ठीक है, तो f of 2x हो गया, इसका इंटीग्रेशन e पावर माइनस टी एक्स अपॉन में माइनस एक्स, x कांस्टेंट है ना, 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे 0 0 पर 1 तो माइनस माइनस प्लस तो 1/x हो गया, और इन्फिनिटी पे 0 माइनस ऑफ माइनस 1/x तो 1/x। ठीक है, अब मैं यदि f of 3x निकालूं, ध्यान से समझना, f of 3x क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे हम, n की वैल्यू यहाँ पर हमने 2 रखी तो f of 3x हो गया, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस टी एक्स, और f of 2t इज 1/t, तो ये t ऊपर गया तो 0 से इन्फिनिटी ये हो गया e पावर माइनस टी एक्स इंटू टी डी टी। अब इसमें बाय पार्ट्स लगाए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो e पावर माइनस टी एक्स बाय माइनस एक्स इंटू टी 0 टू इन्फिनिटी माइनस e पावर माइनस टी एक्स अपॉन में माइनस एक्स, तो माइनस माइनस अगेन प्लस, और t का डिफरेंशिएशन 1 d ऑफ t। ओके, अब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो यहाँ सर आप यहाँ देखो, यहाँ पे इन्फिनिटी पे आप ये आपको पता है कि t पावर n अपॉन में e पावर टी एक्स, ये हमेशा 0 की तरफ जाता है यदि t इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो, क्योंकि ये जो है एक्सपोनेंशियल है, तेजी से बढ़ता है, पता है ना आपको, तो वो सब टर्म 0 हो जाएंगे, तो इन्फिनिटी पे लिमिटिंग वैल्यू इसकी 0, और 0 पे ये 0 होगा तो 0 हो जाएगा पूरा, और ये वैल्यू 1/x कॉमन आ गया, और ये बचा e पावर माइनस टी एक्स का इंटीग्रेशन। e पावर माइनस टी एक्स का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कहाँ किया, यहाँ पर, जो वैल्यू किसके थी बराबर 1/x के बराबर, तो ये आ गया 1/x² के बराबर। ठीक है, अब आपको यहाँ से पैटर्न देखने लगेगा, f of 4x जो होगा वो क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस टी एक्स अपॉन में f क्यूब x, n की जगह क्या रखेंगे हम 3, तो f of 3x जो है किसके बराबर 1/x² के बराबर, तो ये हो जाएगा t² dt। यहाँ से फिर से बाय पार्ट्स लगाया, तो इसको इंटीग्रेट और इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट किया तो e पावर माइनस टी एक्स अपॉन में माइनस एक्स t², 0 से इन्फिनिटी माइनस इसका इंटीग्रेशन अपॉन में माइनस एक्स, तो अगेन माइनस माइनस प्लस, और इधर t² का डिफरेंशिएशन 2t dt। तो ये कहानी हो गई, 2 बाहर आया तो e पावर माइनस 2 और x बाहर ले आए और t dt, और दिस इज नथिंग बट, ये अभी हमने कहीं किया है, कहाँ किया है, ये वही है क्या, मतलब ये f of 3x बन रहा है क्या, तो f of 3x इसके बराबर था 1/x² के बराबर, तो ये हो गया 2/x²। ऐसे ही f of 5x निकाल लेंगे, f of 5x में क्या होगा, e पावर माइनस टी एक्स और 4x, तो इधर आ जाएगा 2 और x3, सॉरी x नहीं t³ dt। अरे समझ में आ गया ना, 5x के लिए आप n कितना रखोगे 4, तो f of 4t इज नथिंग बट दिस। अब इसमें यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर 1/2 कॉमन आ जाएगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 0, अरे समझ में आ रहा है ना, फिर प्लस 1/x आएगा और इसका डिफरेंशिएशन में 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, e पावर माइनस टी एक्स और t² dt। 3 बाहर निकाल लिया, और t क्यू का डिफरेंशिएशन से हमने 3 बाहर निकाल लिया, और ये जो है अभी हमने ये कर चुके हैं क्या, ये जो है t² किसके बराबर, ये वाला f of 4x हुआ क्या, तो f of 4x जो है ये वैल्यू किसके बराबर, ये 1/2 इंटू 3/x, और ये वैल्यू जो है 2/x³ के बराबर है,
तो ये आ गया 3/x⁴। सिमिलरली एफ ऑफ 6x हम निकाल लेते हैं। 6x में क्या होगा, e⁻−tx 0 से इन्फिनिटी, और 5x में 3 नीचे आएगा और x⁴ ऊपर जाएगा, x⁴ नहीं t⁴ dt। ठीक है, इसमें 1/3 कॉमन आया, फिर 4/x आएगा और अंदर क्या बचेगा, e⁻−tx t³ dt 0 से इन्फिनिटी। और ये जो वैल्यू है ये फिर से हम फाइंड आउट कर चुके हैं, t³। ये था क्या, ये वैल्यू नहीं थी, इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 नीचे है, 2 नीचे है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये वैल्यू जो है किसके बराबर आ गई, वो वैल्यू आपकी आ गई 3/x⁴ की तरफ। तो 1/3 4/x इंटू 2, और ये वैल्यू आ गई 3/x⁴। तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 इंटू 2/x⁴। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आ जाना चाहिए कैलकुलेशन का। ठीक है, ये क्या आ गया, 6 आ गया। तो ऐसे ही आप f ऑफ 8x निकालोगे तो वो आ जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, इससे एक पावर कम, x⁴। 10 निकालेंगे तो वहां क्या होगा, 8642/x⁴9, उससे एक कम। तो आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है f ऑफ 82/f ऑफ 62, आई थिंक यही है। यस, ठीक है। तो n की जगह 8 रखना है, मतलब f ऑफ 8x तो ये है, और x या कितना रखना है, 2। तो ये हो गया 6 इंटू 4 इंटू 2/2⁴, और 6 2 यहाँ पर क्या रख दो, 2। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2/2⁵। तो 4 2 कैंसिल हो गया, 2⁵ यहाँ बचा 2², तो 6/4 दैट इज 3/2। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, लेट A is a matrix 2 cross 2 3 1 0 2 if a³ minus 5a² plus 9a is equal to b, find trace of matrix B। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं, a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट। तो ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा 1 0 2 माइनस लेमडा। तो यहां से हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन, तो λ² माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ गई, तो तो लैम्डा इज इक्वल टू a इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a² माइनस 5a प्लस 6i इज नल मैट्रिक्स। और हमसे जो पूछा गया है वो कुछ ऐसा पूछा गया है, तो इस कहानी को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें। यहां से मैंने a कॉमन निकाला, तो b जो है वो आपका है a कॉमन निकाला, तो ये हो गया a² माइनस 5a प्लस 9a को हमने लिखा 6i प्लस 3i, और ये जो है नल मैट्रिक्स है, तो a इंटू नल मैट्रिक्स प्लस 3i, तो ये आपका हो गया 3a के बराबर। तो b जो है वो 3a के बराबर आ गया। 3a इज नथिंग बट 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 3 0 6। तो इसका आपसे ट्रेस पूछा गया है, तो इसका ट्रेस आ गया, हाँ, फाइंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स b, तो वो हो गया 9 प्लस 6, दैट इज आंसर इज 15, है ना। 9 प्लस 6 15 हो गया। समझ में आ गया ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता है, a माइनस लेमडा a का मॉड का डिटरमिनेंट 0, तो वहां से ये निकाल लिया। अब इसको a सेटिस्फाई करता है, यहाँ पर i लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 में देखो क्या है, 5 में बोला है f ऑफ x गिवन है, a x नॉट इक्वल टू a बाई b, a is positive b is positive, and if this then okay f of x ax प्लस b अपॉन में bx माइनस a। ठीक है, और g ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, f ऑफ fx प्लस f ऑफ 1 बाई x। g जो है 1 से इंफिनिटी टू इंफिनिटी डिफाइन है। देन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच g ऑफ x इज 5/2। g ऑफ x 5/2 किस x के लिए होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो g ऑफ x f ऑफ fx क्या हो जाएगा,
जहां भी x दिख रहा है वहां एफ ऑफ एक्स रख दो, तो ये हो गया a, एफ ऑफ एक्स को हम एफ लिख रहे हैं प्लस, या फिर एफ ऑफ एक्स ही लिख दो, प्लस बी अपॉन में बी एफ ऑफ एक्स माइनस ए प्लस, यहाँ एफ ऑफ वन बाई एक्स, जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ एफ ऑफ वन बाई एक्स रख दो, तो ये हो गया ए एफ ऑफ वन बाई एक्स प्लस बी अपॉन में बी एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स रख दो यहाँ पे उठा के, तो ये हो गया ए टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में बी एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी एफ ऑफ एक्स माइनस ए प्लस ए एफ ऑफ वन बाई एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वन बाई एक्स हम निकाल सकते हैं, एफ ऑफ वन बाई एक्स हो जाएगा, एक्स या वन बाई एक्स रखेंगे एलसीएम लेने पे, तो ए प्लस बी एक्स अपॉन में बी माइनस ए एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ वन बाई एक्स ये आ गया, तो यहाँ पर उठा के रख दो, ए प्लस बी एक्स अपॉन में बी माइनस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई बी ए प्लस बी एक्स अपॉन में बी माइनस ए एक्स माइनस ए। ओके, सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको, एलसीएम लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, इधर बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स माइनस ए, नीचे एलसीएम लेंगे तब वो कैंसिल हो जाएगा, इधर हो गया ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस इधर से वही कहानी ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, x कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये x आ गया पूरा प्लस, यहाँ पर ए बी एक्स कैंसिल हो गया, इधर ए बी कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में यहाँ से x कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये पूरी कहानी वन बाय एक्स के बराबर आ गई, तो ये हो गया x प्लस वन बाय एक्स, तो जी एक्स आपका सिंपली x प्लस वन बाय एक्स आ गया। अब जी एक्स की वैल्यू 5 बोली गई है, तो ये 5 बोला गया ना, चेक कर लेते हैं, सॉरी 5/2 बोला गया है, 5/2, तो 5/2 हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 प्लस 1/2, या सॉल्व भाई या क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, चलो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका एक फैक्टर है x माइनस 1 और दूसरा है 2x माइनस 1, सही है, नहीं 1 नहीं है इसका एक फैक्टर, इसके जो रूट है वो एक बार देखना पड़ेगा हमें, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, इसको हमने लिखा माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x कॉमन लिया तो x माइनस 2, इधर है माइनस x माइनस 2, तो 2x माइनस 1 और x माइनस 2 इसके फैक्टर है, तो x की वैल्यू आ गई 2 और 1/2, ठीक है, तो x की वैल्यू 2 है और 1/2 है, बट इसकी डोमेन 1 से इन्फिनिटी है, तो 1/2 इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी, x इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसकी डोमेन 1 से इन्फिनिटी बोला गया है, आगे बात समझ में, तो ये वाली हाफ जो वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है देखो, 6 में बोला गया है it is given that log a base 6 plus log b base 6 plus log c base 6 is equals to 6, where a, b, c are positive integers that form an increasing GP geometric sequence, and b minus a is the square of an integer, find a plus b plus c, b minus a किसी इंटीजर का स्क्वायर है और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन फाइंड a प्लस b प्लस c, ओके, तो ये हो गया log abc बेस 6 पावर इज इक्वल टू 6, तो abc हो गया 6 पावर 6, अब abc जीपी में है तो b स्क्वायर क्या होगा ac के बराबर, तो ये हो गया ac को लिखा b स्क्वायर, तो ये हो गया b क्यू इज इक्वल टू 6 क्यू 6 पावर 6, तो b हो गया 6 का स्क्वायर दैट इज 36, नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो b आपका 36 हो गया। अब a इस हिसाब से हम सेलेक्ट करें कि वो एक इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर हो, तो a वैल्यू आपकी ध्यान से सुनिएगा,
और सी वैल्यू हमें ऐसे सेलेक्ट करनी है, और ए और सी का प्रोडक्ट 36 का स्क्वायर हो, मतलब ए और सी, जो ए इंटू सी है वो क्या है, बी का स्क्वायर, तो बी क्या है 36, तो 36 का स्क्वायर, या ऐसे बोलो 6 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, या इसको हम बोल सकते हैं 2 पावर 4, है ना, और 3 पावर 4। तो ए और सी यदि पॉजिटिव इंटीजर है, ए और सी इंटीजर है, तो ए 2 से डिविजिबल हो या फिर 3 से, इसके अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं हो सकता। सेम कंडीशन सी के लिए होगा। क्या ये बात समझ में आती है? मतलब ए जो होगा 2 पावर अल्फा 1, 3 पावर बीटा 1, और सी जो होगा 2 पावर अल्फा 2, 3 पावर बीटा 2, इस टाइप से होगा नंबर। मतलब ऐसे नहीं कि ए में 5 आ जाए, ए मान लो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो ए नंबर, मान लो ए में कुछ ऐसा ले लूं 5 इंटू 2 समथिंग, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या नहीं है, क्योंकि फिर c को 1/5 होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 5 नहीं है, तो c 1/5 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1/5 टाइप से हो गया तो फिर वो 5 स्क्वायर होगा। अरे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है ना यार, मतलब इसमें भी फिर 5 का फैक्टर ही आएगा। 1/5 अकेला कभी बचेगा ही नहीं, इकलौता कभी बचेगा ही नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करने में 5 में कैंसिल कर दो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? ए और सी में जो भी फैक्टर होंगे वो 2 और 3 के होना चाहिए। अब उसने बोला है कि b माइनस ए इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो b 36 है। मान लो मैंने a ले लिया 0, 0 तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है। मान लो मैंने इसको बना दिया 25, 25 कब बनेगा? जब a में 11 ले लो, तो b माइनस ए कितना हो गया 25, ठीक है। अब इसमें a में 11 का फैक्टर आ गया, तो मैंने तो क्या बोला 2 और 3 के होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अरे आ रही ना। अब इसको 25 की जगह हमने बनाया 16, 16 कब बनेगा? जब a 20 हो जाए, तो a 20 हुआ तो ये क्या हुआ 2 स्क्वायर इंटू 5, अगेन हमें तो 2 और 3 ही चाहिए। समझ में आ गया? तो ये भी पॉसिबल नहीं है, जीपी बनेगी नहीं वो कंडीशन के हिसाब से। इसको फिर बनाया हमने 9, 9 बनाने के लिए कितना चाहिए 27, 27 हो सकता है क्या? तो बिल्कुल ऑप्शन है आपके पास, a यदि 27 हुआ तो ये लिखा हुआ है 3 का क्यूब, तो 27 हो गया, 36 हो गया, तो अगला टर्म कौन सा हो जाएगा? इसका कॉमन रेशो कितना हो गया 36/27, दैट इज 4/3, और 4/3 में इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 48। तो ये आपकी सीक्वेंस आ गई ए बी सी की, इंक्रीजिंग जीपी तो है, कॉमन रेशो 4/3। समझ में आ गया ना? 20 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें 4 इंटू 5 हो रहा है, तो 5 का फैक्टर आ रहा है। तो सी में दोनों का प्रोडक्ट तो हमें 36 का स्क्वायर चाहिए, मतलब 2 पावर 4, 3 पावर 4। तो ए और सी जो है वो 2 और 3 का ही फैक्टर हो सकता है, मतलब ए और सी में 2 और 3 की पावर ही कुछ होगी मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया? तो आपसे a प्लस बी प्लस सी पूछा गया, इसको ऐड कर दो तो हो गया 9, 5 प्लस 48, सही। एक मिनट, ये हो गया 63, तो 1 1, so answer is 111। okay, now question number 7 में है evaluate the limit। okay, 0 पर ये वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है? 0, तो 1/0 इन्फिनिटी की तरह अप्रोच कर रहा है। ये भी 0, तो 1/0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। अब आप देखो, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। इसको हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा ln 1 + x माइनस ln 1 + x स्क्वायर पावर 1/2, इसको हमने ऐसे लिख दिया, प्लस x डिवाइडेड बाय ln 1 + x ln 1 + x स्क्वायर पावर 1/2 प्लस x, ठीक है। ओके, नाउ अब आप देखो डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर क्या होगी, ठीक है। तो L लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचिंग टू 0, यहाँ हमने एक्सपेंशन लगाया। ln 1 + x को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ऐसे ही। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं ln 1 + x स्क्वायर पावर 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + x स्क्वायर बाय 2। आगे के टर्म हमने हटा दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x है, तो यहीं तक हमने लिया।
क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, यहीं तक लिया इसको। तो इसका एक्सपेंशन एक से अप्रोच, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो एक्सपेंशन लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा x की जगह x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका स्क्वायर बाय 2। तो डिनोमिनेटर में आप देखो, डिनोमिनेटर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो यहाँ तो एड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है इस ब्रैकेट में, तो इसमें कौन डोमिनेट करेगा? x जीरो की तरफ जा रहा है तो जो लोअर पावर है वो डोमिनेट करेगी। तो ये जा रहा है आपका x की तरफ, और ये वैल्यू ये भी कहाँ जा रहा है आपका x की तरफ, क्योंकि बाकी एक्स स्क्वायर हायर पावर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो जो डिनोमिनेटर है वो x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हमें न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर तक के ही टर्म लेना है। तो ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन हमने लिखा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। आगे के टर्म आप नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, माइनस। अब इसका एक्सपेंशन हम लिखे तो इसका एक्सपेंशन अभी लिखा था हमने, ये जैसे लिखा है x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका स्क्वायर बाई 2। ओके, ठीक है भाई। तो यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तो होना ही है, यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लोअर पावर न्यूमरेटर में नहीं बचनी चाहिए। x और x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2। क्या कोई दिक्कत? हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर से ही मतलब है, एक्स स्क्वायर या उससे लोअर। तो एक्स और एक्स तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के लिए हम देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर में ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस माइनस प्लस, इसका स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 2 तो प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो लिमिटिंग वैल्यू आ गई माइनस हाफ के बराबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? कंसीडर द कर्व C1 दिस एंड C2 where xy real and iota, ठीक है। They intersect at P and Q in the first and fourth quadrants respectively. Tangents at to C1 at P and Q, tangents to C1 at P and Q intersect the x-axis at R, and tangents to curve 2 C2 that is at P and Q intersect the x-axis at S. If the area of the triangle PRS is lambda root 2 square units, then the value of lambda square. Okay. तो सबसे पहले तो ये कर्व आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये क्या होगा। तो z को हमने रखा x प्लस आयोटा y, तो ये लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर कर दिया तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 4x प्लस 4x, 4 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 8x। तो ये तो पैराबोला आ गया, और ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 3 है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये पैराबोला होगा। और ये सर्कल जिसकी रेडियस 3 है, या कर्व 2 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस पॉइंट को फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इस पॉइंट को P बोला गया है और इस पॉइंट को Q बोला गया है। दोनों को हम सॉल्व करें, कर्व 1 क्या आया था हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह रख दिया 8x इज इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट है 1, तो x माइनस 1, दूसरा हो जाएगा x प्लस 9। तो x की वैल्यू आ रही है 1 और माइनस 9 को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि माइनस इस पैराबोला के लिए नेगेटिव, x की नेगेटिव वैल्यू के लिए हो ही नहीं सकता, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो p इन दोनों का x कोऑर्डिनेट आ गया 1 और 1, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1 रख दिया तो y आ गया यहाँ से x1 रखने पे प्लस माइनस 2 रूट 2, तो ये 2 रूट 2 हो गया और ये माइनस 2 रूट 2 हो गया। अब उसने क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि कर्व 1 हमारा क्या था, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो कर्व 1 को टेंजेंट P और Q पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं x एक्सिस को R पर, मतलब यहाँ पर पैराबोला पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो x एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि सिमेट्री से हम बोल सकते हैं ये लाइन जो है आपकी x इज इक्वल टू 1 है, तो सिमेट्री से हम बोल सकते हैं ये जो पैराबोला होगा x एक्सिस के बाद सिमेट्रिक होगा, तो यहाँ से जो टेंजेंट वो x एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट करेगा, और इस पॉइंट को उसने बोला है R, ठीक है।
और टेंजेंस टू C2 दैट इज सर्कल, P और Q पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, R पे, तो सर्कल भी सिमेट्रिक होता है। तो इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करे आपने वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पर, सॉरी R नहीं S बोला है इसमें, इस केस में S बोला है, बिल्कुल सही है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PRS इज λ√2, PRS मतलब ये वाला इस ट्रायंगल का एरिया λ√2 है, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू बतानी, ठीक है, ओके। तो पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन 1,2√2 पे बहुत ही सिंपल, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है और सर्कल है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो 1,2√2 पे इसकी इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट की y 2√2 इज इक्वल टू 4x प्लस x1 दैट इज 1। भाई आता है ना, y स्क्वायर को y1 से, x होता है तो x प्लस x1/2 से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है R, इसके लिए y 0 होगा। अरे 1 कॉमा माइनस, आप ये भी कर सकते हो कि इस पे टेंजेंट लिखा, इस पे टेंजेंट, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर ये जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हो नहीं मीट कर रहे दोनों, तो y को 0 रख दिया, y को 0 रखा तो x कितना आ गया -4, तो R पॉइंट आ गया -4,0। सिमिलरली 1,2√2 पे सर्कल के इक्वेशन, तो x इंटू 1 प्लस वाई 2√2 इज इक्वल टू 9। यहाँ भी हमने क्या रखा, y को 0, तो x कितना आ गया 9, तो s पॉइंट आ गया आपका 9,0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS ये हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस आपका हो जाएगा RS और हाइट क्या हो जाएगी, ये बेस हो गया, हाइट क्या हो जाएगी P का y कोऑर्डिनेट दैट इज 2√2। तो RS कितना हो जाएगा -4,0 और ये 9। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट आया है वो 4x प्लस 1, तो x होगा -1, नॉट, अरे y को 0 रखा तो x -1 होगा, हमने -4 लिख दिया था। तो RS जो होगा वो 9 प्लस 1 10, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 2√2, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल हो गया, तो 10√2। तो λ√2 के इक्वेट करना है, तो लैम्डा आपका आ गया 10, so लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, सिंपल क्वेश्चन है अगेन। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस एक आध को छोड़ के इसमें थोड़ा कैलकुलेशन या फिर जैसे वो वाला था हमारा सीक्वेंस FN(x) वाला, वो थोड़ा हो सकता है कि वहाँ प्रॉब्लम हो या टाइम लगे, ठीक है। बाकी ओवरऑल यदि हम देखें तो सेक्शन 2 में एक वही क्वेश्चन था, उसके बाद सेक्शन 2 में बस एक क्वेश्चन के अलावा बाकी सेक्शन 1 में हम देखें तो कुछ बाकी सिंपल कंसेप्ट पे हैं सारे, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर में यदि आप देखें ओवरऑल तो 2, 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम उसमें आप फंस सकते हो, बाकी आप पेपर आपका आसान है, ठीक है।